विपक्ष का मतलब कि निजीकरण का नीति नहीं है। जो भी हुआ है आज हो रहा है मनमोहन सिंह के नीति पर, मतलब कि पहले अभी से जो अभी कहने का हवा बहुत था कमल छाप कमल छाप रुआ काहे ऐसा लगता विकास की गति जो चल रही है, विकास की गंगा जो बह रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। जनता के अब मूव हो गई है और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मूड बना रखा है। पहले साल लोग के ऊपर गाड़ी ना रहे, साइकिल ना रहे, खाए के ना 2 रुपये आलू मिलत रहे, 1500 टाली होता रहे, बालू मिलत रहे, आज बाबू 7,500 5,000 मिलता है टाली। सिवान से नई दिल्ली जाते थे तो 337 रुपये टिकट लगता था। 337 रुपये, बिल्कुल मैं करेक्ट हूँ, 337 रुपये लगता था। आज के डेट में हालात ये है कि 1200 रुपये में भी जो है ये स्लीपर क्लास का आपको नहीं मिल सकता। सिवान के संसद जाते सदन में आवाज उठाती है कि सूता मिल को बचाइए, तो युवाओं के लिए अब बयान पहले उठ जाता है। बताओ कितना दुर्भाग्य के बात है। चुनावी अधिसूचना जारी हो चुकी है और शहर में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं और आज समय सिवान की टीम यहाँ राम राज्य मोड़ पर पहुंची है, जहां पर हमारे साथ कुछ शहरी और कुछ ग्रामीण इलाकों के लोग मौजूद हैं और हम लोग आज बात करेंगे कि अभी सिवान में क्या चर्चा चल रही है, किस तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। लक्ष्मण शर्मा, रामराज मोड़। इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि जनता का मूड क्या है? जनता का मूड नहीं भापा जा रहा है अभी किसी का भी। आने वाले जो चुनाव में जो आपके जो विधायक होंगे, जो सिवान शहर की जनता जिस विधायक को चुनेगी, आपको क्या लगता है वो विधायक कैसे होने चाहिए? विधायक होना चाहिए विकास कराने वाला। यहाँ का पूरा खेल जगत ख़त्म कर दिया गया सिवान का। कोई खेलने का स्थान पहले से जो था वो नहीं है, सबको ख़त्म कर दिया गया। आज तक महदुल हक नहीं हुआ है, ऐसा कोई नेता MP MLA ऐसा नहीं हुआ है अभी तक जो ये करा सके, ना खेल करा सके। कोई खेल नहीं है, सब खेल मर गया है सिवान का। मैं सूरज जायसवाल गांधी मैदान नई बस्ती से हूँ। अभी आने वाले चुनाव में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस तरह का ये किन मुद्दों पर होना चाहिए और क्या मुद्दे हो सकते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सिवान जो 15-20 साल पहले विकास किया, उस समय से लेकर के अभी तक बिल्कुल रुका हुआ है। यानी 15 साल में 25 साल पिछड़ गया अपना सिवान। यहाँ पर अभी तक जितना राजेंद्र स्टेडियम है, इंदौर स्टेडियम है, अपना हॉस्पिटल है, चाहे बहुत सारे मतलब कुछ कार्य है, अभी तक उसके बाद हुआ ही नहीं। 15 साल के बाद कुछ नहीं हुआ। यहाँ की जो अभी सरकार चल रही है बस नरेंद्र मोदी के दम पे चल रही है कि हम बस नरेंद्र मोदी के नाम पे हम जीत जाएंगे। विकास से कोई मतलब नहीं है। पिछला जो 15 वर्ष रहा है वो भाजपा के नाम रहा है। सिवान भाजपा की अगुवाई में आगे बढ़ा है राजनीतिक रूप से, तो आप उन 15 वर्षों को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल घटिया सिवान के लिए, क्योंकि विकास ज़मीनी जो विकास होना चाहिए सिवान के लिए कुछ नहीं हुआ। जमीनी विकास के मायने क्या हैं आपके लिए? ज़मीनी विकास के मायने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो सूता फैक्ट्री है, चीनी मिल है, यहाँ के बेरोज़गार जो हैं उनके लिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आता है अपना ये हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं हॉस्पिटल पे जाऊँगा। आज किसी भी नेता, विधायक, मंत्री या अधिकारी हॉस्पिटल में जाके अपना पहले इलाज कराएं, कोई नहीं जाएगा। या पटना भागेगा, दिल्ली भागेगा, गोरखपुर भागेगा। ऐसा क्यों? यहाँ से हमारे 2 मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, फिर भी यहाँ का जनता बदहाल है। हॉस्पिटल बीमार है, सब बीमार है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे विगत में हॉस्पिटल में कोई जाता था तो कहीं कुछ नहीं रहता था, लेकिन आज लोग हैं तो क्यों है? अगर इलाज नहीं तो लोग कैसे हैं? तो अपना मतलब कि ये है, पहले से स्वास्थ्य सेवाएं उसका रिकॉर्ड कहता है कि पहले महीना में 50 गो लोग मतलब कि वहाँ एडमिट नहीं होते होंगे और आज 10,000 मतलब का कि उसका मतलब क्या कि हो रहा है। एक मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें वहाँ की सदर अस्पताल सिवान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई गई थी। वहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो इलाज के दौरान जो यूज़ किए जाते हैं, सिरिंज हो गया, दवाएं हो गई, ये अभी अवेलेबल नहीं है। और वहाँ पर आए दिन जो वहाँ के कर्मचारी हैं उन वहाँ से जो मरीज़ हैं उनके बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, ऐसा उनका आरोप था। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जाता है उसका अच्छा से इलाज होता है और अभी भी मतलब कि जाइएगा तो मतलब कि लाइन लगा रहेगा मरीज का। अभी तो आज कोरोना में चल रहा है तो कोरोना के कारण कुछ मतलब कि अलग अलग बांट दिया गया है कि ये काम यहाँ होगा वहाँ होगा, इसलिए थोड़ा कोरोना पर इन लोग का ध्यान है।
लेकिन दवा भी मिलता है। तो सिविल सर्जन से हमारी समय सिवान की टीम ने बात की थी, तो सिविल सर्जन ने ऑन रिकॉर्ड ये माना था कि यहाँ पर अभी बहुत सारी कमियां हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, हम हमेशा जो है कुछ ना कुछ कमियां तो रहबे करेगा, लेकिन पहले आज से 15 साल पहले का अगर वीडियो आपके पास है हॉस्पिटल का और आज जाके देखिएगा तो पहले हॉस्पिटल किस तरह था और आज किस तरह है, आप देखने से मतलब कि खुद पता चल जाएगा। जो पहले हॉस्पिटल था वही हॉस्पिटल आज भी दिख रहा है, उसके बाद तो कोई विकास हमको नहीं दिख रहा काहे के लिए आपको समझ में मतलब कि कितना बिल्डिंग उसमें बना हुआ है, पीछे जा करके देख रहे हैं, पीछे तो खाली था, ओपन रहता था और आजकल मतलब कि हर जगह मशीन आया है, पहले सारा मशीन वगैरह सब कुछ है। अभी एक मीडिया में एक खबर चली थी कि वहाँ अल्ट्रासाउंड लगभग 1 साल से बंद है, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। देखिए, अभी तुरंत क्या है, 6 महीने से अभी हम वहाँ गए मतलब कि देखने नहीं गए, इसलिए उसके बारे में हम कुछ नहीं। चलिए, अभी आप जो स्थिति वहाँ की है उससे आप अवगत नहीं है। मैं प्रमोद कुमार शर्मा बोल रहा हूँ, आनंद नगर निवासी, स्टेशन रोड, रामराज मोड़, सिवान। विधायक कैसा होना चाहिए? यहाँ का विधायक अभी हम जो पहले 15 वर्षों से देख रहे हैं और आज के दौर जो चल रही है, नया युवा चाहिए, इसलिए कि अभी का जो माहौल चल रहा है, दौर चल रहा है, नया युवा कोई आएगा तो हो सकता है कि आने वाला पीढ़ी हम लोग के लिए अच्छा होगा। व्यासदेव प्रसाद पिछले 15 वर्षों से यहाँ के सिवान शहर के 105 विधानसभा के विधायक हैं, उनके कार्यकलाप को आप किस तरह से देखते हैं? जो किए वो अच्छा किए और जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनके बारे में हम तो कुछ नहीं कहेंगे, मगर आज के जो दौर चल रहा है उसमें नया युवा चाहिए, ताकि चाहे कोई पार्टी का हो, हम पार्टी बेसिस पर नहीं कह रहे हैं, जो भी पार्टी आए कोई नया चेहरा लेकर आए ताकि युवा पीढ़ी के लिए अच्छा काम करे। युवा पीढ़ी के लिए अच्छा काम करे। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम पप्पू चमार साहब, SC/ST प्रखंड अध्यक्ष राजा। अब एक चीज़ बताइए, अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और आने वाले चुनाव में आपके हिसाब से किन मुद्दों पर होना चाहिए और क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होनी चाहिए। हम किसी को वोट देते हैं तो ये शिक्षा पर दे, शिक्षा पर दे, स्वास्थ्य पर दे, रोजगार पर दे। ऐसे नहीं कि हम कि मोदी जी के नाम पर दे दे वोट और विकास ना हो, तो इस तरह की बात नहीं चलेगा। मैं उस नौजवान साथियों से भी अपील करूंगा, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है EVM। जब EVM रहेगा, अगर है इनके दम, तो EVM हटा दे, इनकी सारी विकास इनके घर में चला जाएगा। ठीक है। EVM की जहाँ तक बात की, EVM पर सर ये सवालिया निशान उठा रहे हैं, आपका क्या कहना है? चूंकि आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, इस पर क्या कहेंगे? इनका कहना है कि EVM जो है वो निष्पक्ष नहीं है। नहीं, EVM पर तो मतलब है कि इसका तो कोई प्रश्न नहीं है, ये लोग अपना मुद्दा बनाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास कभी जा करके ये साबित नहीं किए कि मतलब कि जो EVM जो है इससे गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग तो हमेशा खुले रखता है और कोई भी जा करके वहाँ पर साबित नहीं किया कि EVM में गड़बड़ी है। वहाँ पर ये चुनावी मुद्दा में लोग अपना रखते हैं। ये जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की बातें होती हैं और एक तबका ऐसा मानता है कि EVM में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। EVM के बारे में क्या सोचते हैं? EVM के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं EVM के बारे में बस हम लोग जाते हैं, वोट करके चले आते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं जानते उसके बारे में, इसीलिए इसके बारे में कुछ कहना व्यर्थ है। इसके बारे में आप कुछ कहना व्यर्थ है। आइए अपना परिचय बताइए। सनाउल्लाह खान, संध्या बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं। हम लोग शिक्षा पे बात करना चाहेंगे। एक तो हायर एजुकेशन और एक जो प्राइमरी एजुकेशन है। आप छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, तो सबसे पहले हायर एजुकेशन की बात करते हैं। सिवान, छपरा और गोपालगंज में मिलाकर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। आपको लगता है कि ये एक यूनिवर्सिटी काफ़ी है? देखिए, बात जो है आपका जो प्रश्न है शिक्षा को, मैं इसकी भी बात करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं है। शिक्षा के मामले में आइए, सड़क के मामले में आइए, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में आइए या हेल्थ के मामले में आइए, ये सरकार जो है पूरी तरह से पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है जहाँ के आम आवाम को। मेरे कहने का मतलब ये है कि सड़क को देखिए, ये भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो हर जगह जो है टोल लगा दिया गया है। सिवान से गोपालगंज जाना है तो आपको जो 40 रुपया जाने का, 40 पे आने का 80 रुपये टोल देना होगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन है, यानी कि गुलामी की तरफ है, आप पूंजीपतियों को गुलाम हो रहे हैं। दूसरी बात जो एजुकेशन की बात कीजिए आप, जो है एजुकेशन जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बिहार और सिवान का नहीं, पूरे मुल्क का मुद्दा है।
और ये इसलिए भी इस पर बात होनी चाहिए क्योंकि आज जो पिछले 6 साल में जो भी अभी जो गवर्नमेंट है, अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, हम एक या 15 साल से जो बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि 15 साल में कितना विश्वविद्यालय बना है, कितना यूनिवर्सिटी बनी है। हाँ, अगर जो है प्राइवेट की बात कीजिएगा तो जगह जगह कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जगह जगह जो है प्राइवेट हॉस्पिटल खोला जा रहा है। सदर अस्पताल का हालात बुरा है, वहाँ जो है पीने का पानी नहीं है, वहाँ बेचने के लिए वहाँ सदर अस्पताल के अंदर जाइएगा तो वहाँ एक जो है सरकार ने एक आरओ मशीन लगाया है जिसमें पानी बेचा जाता है, यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जो पेशेंट जाता है दिखाने के लिए वो खरीद के पानी पिए, अगर पैसा नहीं है तो फिर वो नाले का पानी पिए या चाहे जो भी वो जो कीड़ा चल रहा है जो पानी में आप जाएंगे, आप रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ जाइएगा देखिएगा तो उस तरह का गंदा पानी पीना होगा या तो आप खरीद के पानी पिए। कहने का मतलब हर जगह। और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि पिछले 15 साल में ट्रांसपोर्टेशन का ये हाल है। आप जाइए यहाँ, पहले हम लोग जो है सिवान से गोरखपुर जाना है, बनारस जाना, हर जगह के लिए जो है बस चला करती थी और आज जो है पहले से ज़्यादा चलना चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ी है, सड़कें मतलब कि सड़क पे जो है लोगों का आवागमन जो है काफ़ी बढ़ा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट बसें जो है चलती हैं, प्राइवेट बसें जो है सिवान से दिल्ली के लिए जा रही हैं, सिवान से बनारस, कहीं भी जाना प्राइवेट बस से जा सकते हैं। सरकारी व्यवस्था बिल्कुल जो है चौपट है, बिल्कुल ख़त्म है, हर मामले में बिल्कुल फेलियर है। हायर एजुकेशन पर क्या कहना चाहेंगे? हायर एजुकेशन का मामला यही है कि एक जो है व्यक्ति, आप जो है अगर जो है सिवान की बात करें या बिहार की बात करें तो इंटर जो है मैट्रिक जो है मान लीजिए 15-16 साल में आदमी पास करता है, 18 साल में इंटर कर लेता है। ग्रेजुएशन करते करते जो है उसको 24 साल 25 साल हो जाता है, क्योंकि 6 साल 7 साल में भी ग्रेजुएशन हो जाए तो भगवान का जो है शुक्रिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है कि भाई हमारा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। तो सत्र देर से चलते हैं और यहाँ पर ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या दशकों पुरानी है। तो इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? क्या इस पर बात होनी चाहिए? क्या वजह है कि आखिर हायर एजुकेशन इस तरह से चरमराई व्यवस्था है इसकी? इसके पीछे मैंने पहले ही कहा, स्टार्ट में ही कहा है कि ये सब चीज़ को जो है ये प्राइवेट करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। ठीक है, आप जो प्राइवेट से जाइएगा तो वहाँ आप जाकर प्राइवेट कॉलेज में जाइए, 3 साल में जो कोर्स कंप्लीट हो रहा है, 2.5 साल में भी जो है 3 साल ये डिग्री दे दी जा रही है। तो मतलब सरकारी कॉलेजेस और सरकारी विश्वविद्यालय जो हैं उस पर काम इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि वो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनको प्रमोट किया जा सके। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ अपना परिचय बताइए। मैं इरफान हुसैन, सोशल वर्कर इरफान हुसैन जी हैं। सिवान की अभी जो राजनीतिक स्थिति है, आपको क्या लगता है यहाँ पर डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है या होता रहा है, या किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? डेवलप तो सबको, जितना भी नेता है सब लोग डेवलप पर बात करते हैं, मगर जब बात आती है डेवलप पर तो सब लोग, जब चुनाव आता है तो साहबदीन से ये लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। विपक्षी आदमी बोलेंगे साहबदीन के हम साम्राज्य खत्म किए, ये खत्म किए, और जो ये अपना है वो बोलेंगे ये मेरा चाचा है, मेरा भतीजा, जो भी है, चाहे राजद के है या बीजेपी या जेडीयू के है, साहबदीन से ही लगाव रखते हैं। उनके खास आदमी है तो मामा का लड़का है तो बुआ का लड़का है, तो ये इनका साम्राज्य खत्म। बस इसका एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में, जो स्वास्थ्य के मामले में इतना हम लोग नीचे हैं कि शर्म आता है, हम लोग को बहुत शर्म आता है। हम लोग सब कुछ गंदगी में, पटना चल जाइए, पटना ऐसा शहर है, सर्वे कहता है पटना ऐसा शहर है, वो गंदगी में सिवान की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, यहाँ पर नगर परिषद कैसा काम कर रहा है? बहुत ही घटिया, इतना घटिया हम क्या बताएं। यहाँ पर जाइएगा, पाल नगर जाइएगा, पानी में लोग पूरा मकान घिरा हुआ, कोई कहीं भी निकासी का पानी के लोग जुगाड़ने के, ये लोग पूरा साल ये ऐसे घूमते हैं। जब इलेक्शन आता है, बरसात में होता है, ये नाला के काम होता है, रोड के काम होता है, ये होगा? जाइएगा बहरिया स्टैंड में पूरा स्लैब टूट गया है, गाड़ी आने जाने पर वहीं पर फंस जा रहा है। ये तो जीएसटी या नोटबंदी के फायदा बतैल प्रधानमंत्री, वही तो किसानों के बारे फायदा बता दिया और उसके बाद उ बुझ लो। सिवान के आम लोग के का समस्या बहुत बा, अब केहू दूर नहीं कहता, साहबदीने में उलझ जाइल, पूरा दुनिया बावे सिवान के जितना बा साहबदीने से आगे पीछे बावे लगाव बा, ओकरा से केहू ना, केहू कही कि बा हमारा साहबदीन हो ना, और विकास के कोनो ना, चाहे हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो, स्कूल हो, सब वही भावे, कोनो चीज खड़ा नहीं के भाई। एक बात बहुत मार्के वाली है कि सिवान में ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि यहाँ पे राजनीति या तो मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व सांसद के पक्ष में होती है या उनके विपक्ष में होती है।
ऐसे में जो कहीं ना कहीं विकास के जो मुद्दे होते हैं वो गौड़ हो जाते हैं, बेमायने हो जाते हैं। हम अगला सवाल भाजपा के नगर प्रवक्ता से लेंगे। सर, बड़े गंभीर गंभीर आरोप लग रहे हैं अभी जो यहाँ पर भाजपा का जो विधायक हैं उन पर, या डेवलपमेंट की बात करें, क्या कहेंगे सर? यहाँ पर सिवान में स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। देखिए, आप विपक्ष से पूछ रहे हैं, आपका आकलन क्या है? आपका आकलन क्या है? जो आज सिवान का रोड देख रहे हैं, का सब रोडवा 15 साल पहले ऐसे ही था ऐसा? और क्या कहते हैं, अभी सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब का ओपनिंग हुआ, मेडिकल कॉलेज, आप एम्स का देख रहे हैं क्या कि मतलब कि वहाँ पर वो सूता मिल को जो ध्वस्त किया गया, आप उसकी बात करें। एक कमिश्नरी में कोई यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और पहले आपके पास कितना यूनिवर्सिटी था? चलिए हम इस पर बात करेंगे। देखिए, सिवान, छपरा और आप मुद्दा उठाइए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज का मुद्दा क्या है? ये शिक्षा आज का ही मुद्दा है सर। हम आपसे एक शिक्षा चीज मुद्दा है, तो शिक्षा में अब बताइए कि पहले बेहतर था। नहीं, हम पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन पे हम नहीं बात कर रहे हैं। हाँ। हम आपसे सीधी एक बात कह रहे हैं कि सिवान, छपरा और गोपालगंज, यहाँ पर इन तीनों जिलों की जो आबादी है वो लगभग एक सवा करोड़ के आसपास है, और 1.25 करोड़ की आबादी में जो छात्र रहते हैं उनके लिए एक यूनिवर्सिटी आपको क्या लगता है? हम आपका नजरिया जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि वो काफी है? देखिए, जयप्रकाश, अभी आज के डेट में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के पास कितने कॉलेज है? टोटल कितने कॉलेज है? तो अभी तो ये यूनिवर्सिटी के लायक, अभी तो वो जितना यूनिवर्सिटी में होना चाहिए उतना तो अभी संसाधन अभी इसका पूरा ही नहीं हुआ। चलिए, ये ऐसा क्यों पूरा नहीं हुआ है? क्यों नहीं पूरा हुआ? उतने कॉलेज चाहिए, उतना शिक्षक चाहिए, स्टूडेंट के हिसाब से डेवलपमेंट होगा। हाँ, हाँ। अरे भैया, पहले अगर 9 गो यूनिवर्सिटी था तो अब उसको बढ़ करके 16-18 किया गया है, तो बड़ा है ना। क्वालिटी देख लीजिए, बहुत सारे फैकल्टी है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ फैकल्टी 0 है। इसको किस रूप में लेते हैं आप? क्यों नहीं बहाली हुई? यहाँ डीएवी में कॉमर्स डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी है। अब जरा सोचिए, रिसलाइजेशन हुआ है कि मान ली कि यहाँ पर हम फैकल्टी रखे हुए हैं, उतना लड़का नहीं हो रहा, तो अब उसको ये कर दिया गया है कि जिस विषय में पढ़ाई के लिए वहाँ स्टूडेंट नहीं हो रहे हैं तो उसको एक जगह कर दिया गया। अब मान लीजिए कि फिलोसफी का यहाँ पर लड़का नहीं मिला है, हम फिर फिलोसफी का यहाँ पर डिपार्टमेंट रख करके बैठे रहे हैं, अब 5 आदमी को तनख्वाह देते रहे हैं, एक आदमी उसमें नॉमिनेट नहीं आएगा। आपको पता है यहाँ पर मतलब कि जो पीजी का क्लास चलता है, अगर माने 5-7 को है विषय रखा गया है, फिजिक्स का एक था, फिजिक्स में 2 लड़के उसमें एडमिशन लिए, और जो प्रोफेसर साहब थे तो कह रहे थे कि तुम लोग क्या करने के लिए इसमें आ गया लेने के लिए। ऐसे मानसिकता लोग का रखता है। ये तो हो गई हायर एजुकेशन की बात। अब लगे हाथ हम आपसे प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति भी हम जान लेते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में आज के डेट में स्थिति ये है कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनसे दर्जनों ऐसे काम कराए जाते हैं जो गैर शैक्षणिक हैं। अब सरकारी लोगों से मतलब कि शिक्षक लोगों से पहले जैसा काम नहीं कराया जा रहा है। पहले जैसा मतलब क्या है? आप दर्जन बोले हैं ना, अब तो मतलब कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग अभी भी कराए जा रहे हैं। अभी हम रिपोर्ट नहीं है। देखिए सर, आप बताइए, आपका उन्हें मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, वो ये बात नहीं जान रहा है कि विश्वविद्यालय रहने से क्या फायदा है। उनकी सारी सिस्टम कि मनुस्मृति लागू कर देना, सारा प्राइवेटेशन कर देना, सारे निजीकरण कर देना, अर्थात टाटा, बिरला, डालमिया और पूंजीपतियों के हाथ में गोद में जाकर बैठ जाना, ये बात है। ये सरकार ये चाहती है, मनुस्मृति लागू करनी चाहते हैं। उनको मालूम नहीं है, उनको शिक्षक का क्या मालूम कि शिक्षक क्या होता है। ईवीएम पर मैं बोल रहा हूँ, बाबा साहब ऑलरेडी पहले लिखे हैं कि कभी भी ईवीएम से मशीनरी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। वो जाके पढ़े संविधान क्या होता है, उन्हें मालूम नहीं है, 100 साल पहले कर दे। और रहा सवाल ये प्रवक्ता है, लेकिन उन्हें केवल चिल्ला लेने से नहीं होता है। ये जो कर रहे हैं और जो दावा कर रहे हैं ये पूरा करते हैं कहीं? इनका स्टेट में सरकार नहीं है, क्या करते हैं? कहाँ कहाँ किए हैं? जो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे ये करेंगे, तो अभी तो राजस्थान में हम देख रहे हैं सरकार वही कह करके किसान के माफ करेंगे, और किसान को
एक एक करके सवाल लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो 4 विश्वविद्यालय था, 2 स्कूल खुलवाया गया। और मैं बता रहा हूँ 7 फैक्ट्री इन्होंने क्या किया ये बताइए। 15 साल में सुशासन की सरकार केवल सुशासन बाबू के नाम पर ढोल पीटती रही और साहबुद्दीन साहब के बनाए हुए विकास पर ये ढोल पीटती रही। पोछा तक लगवाने का काम नहीं किया है ये सरकार 15 साल में। ये बता दे शिक्षा पर कितने यहाँ बीजेपी सरकार या डबल इंजन की सरकार शिक्षा पर क्या की है, स्वास्थ्य पर कितना खर्चे दिए। जाइएगा तो सारे स्कूल में सारे कॉलेज में साहबुद्दीन साहब के बोर्ड लगे हुए हैं। आप क्या सदर अस्पताल में जाइए तो साहबुद्दीन साहब के बोर्ड लगे हैं। वहाँ NMCH के वो दुर्दशा है कि आप जाइएगा तो पानी लगा हुआ। यही इनके स्वास्थ्य मंत्री सुजीत चौरसिया, नगर उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सिवान, भाजपा युवा मोर्चा सिवान। जी, क्या कहना चाहते हैं? कह रहे थे कि भैया बोल रहे थे कि निजीकरण से हमारा देश बिक रहा है, परंतु मेरे नजरिए से निजीकरण से जो कंज्यूमर को फायदा होना चाहिए वो तुरंत हो रहा है, स्पॉट पे हो रहा है। जस्ट लाइक अभी आप देख सकते हैं, पहले बिजली बिल लोगों को 1 साल में आता था, 5 साल में आता था 20,000 25,000, अरे बिल आ गया मेरा 20,000। लेकिन आज प्रत्येक कंज्यूमर को हर महीने बिल मिलता है, हर महीने बिजली बिल कंज्यूमर जमा करते हैं, किसी को ऊपर बोझा नहीं होता है। पहला चीज। दूसरा चीज, पहले लोगों को राशन मिलता था, किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता था, डीलर लोग खा जाते थे। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जो फिंगरप्रिंट से हम लोग राशन उठाते हैं तो राशन उन्हीं को मिलता है जो जिनको मिलना चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, आता था 100। यानी आपके हिसाब से आज भ्रष्टाचार नहीं है? अभी भ्रष्टाचार है, लेकिन निजीकरण के माध्यम से भ्रष्टाचार कम होगा और कम होते जा रहा है। यानी आपका कहना है कि निजीकरण सही है। आई सपोर्ट निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। जी, लोगों को क्या चाहिए? अच्छी सड़क। सुनिए, लिसन टू मी। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए सड़क अच्छी हो, पानी मिले, बिजली मिले, परेशानी नहीं हो। किस प्रकार का राजशाही? प्राइवेटाइजेशन का। लिसन टू मी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। सब पर सबसे बात होगी हमारी, एक एक करके अभी मन के जवाब हम दे रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं कि तुरंत काम हो जाता है। आप बिजली ऑफिस चले जाइए, इतने सारे लोग, लगभग 50 आदमी है ना, इसमें से 45 आदमी का बिजली बिल गड़बड़ाता होगा। और वो जाएंगे बिजली ऑफिस जमा करने, बिल सुधरवाने, रोज डेट पर डेट दिया जाएगा। और जबरदस्ती आप कहें कि मेरा काम करवाइए तो वहाँ के जो पुलिस पुलिस और क्या बोलते हैं, जो बॉडीगार्ड वगैरह रहेंगे, वो जबरदस्ती आपको ढकेल के बाहर करेंगे। इसका मतलब क्या है? पब्लिक का आम फायदा है यहाँ पे। सारे बिजली उपभोक्ताओं को हम पूछना चाह रहे हैं, हम किसी पार्टी से नहीं बोल रहे हैं, जो निजी काम है सिवान के लिए, पब्लिक के लिए, उस पर मुद्दा आप उठाइए। हम नरेंद्र मोदी पर नहीं जा रहे हैं, लालू यादव पे नहीं जा रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हम इस मुद्दे पर जा रहे हैं। ये भैया बोले हैं, इनको हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम आम आदमी हैं, कि हम 6 महीना पहले गए थे हॉस्पिटल में। हम रोज हॉस्पिटल में जाते हैं। ये बोले हैं कि रोज भीड़ लगता है हॉस्पिटल में। रोज भीड़ लगता है नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन फाइल होता है बस। पता नहीं, हम बोले कि लॉकडाउन में तभी नहीं, हमारी बात, हम रोज हॉस्पिटल जाते हैं, रोज हॉस्पिटल जाते हैं। हम लॉकडाउन में ओपीडी मतलब का कि बंद है ना जी अभी। आप किसी को ब्लड डोनेट किए हैं? इसका क्या नहीं, आप किसी को खून दिए हैं, किसी को जिलाए हैं, किसी को हेल्प किए हैं? नहीं। हम लोग विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो रहा है। हम लोग निजी नहीं, व्यक्तिगत नहीं होना है। निजी, अभी हम लोग निजीकरण की बात कर रहे थे कि निजी, हाँ, आपने बोला कि निजीकरण के लिए, तो आप बताइए कि कांग्रेस की निजीकरण पर क्या नीति है? नीति जो है ना, तो केंद्र के नीति निजीकरण पे आप क्या सोचते हैं? निजीकरण पे आप क्या? एक मिनट, तो विपक्ष का मतलब कि निजीकरण का नीति नहीं है। जो भी हुआ है आज हो रहा है मनमोहन सिंह के नीति पर, मतलब कि पहले अभी जो निजीकरण हुआ है, इस पर क्या सोचते हैं? आप कहे के लिए बात कर रहे हैं कि निजीकरण उन्हीं का लाया हुआ है। पब्लिक का मुद्दा, निजीकरण कांग्रेस का ही लाया हुआ है, पहले जान लीजिए। निजीकरण अच्छा है, देखिए लोगों को सुविधा, कोई भी लाया है, कांग्रेस ने लाया, भाजपा लाया, अच्छा है निजीकरण। आप देखिए कि बंगाल में कम्युनिस्ट की शासन थी, सारा कारखाना बंद हो गया है ना। लोगों को उत्कृष्ट मतलब की सेवा चाहिए। आप देखते हैं कि प्राइवेट से सेवाएं बेहतर होती है, तो लोग सरकारी जो सेवाएं है निजीकरण, हम ये नहीं करेंगे सरकारी सेवा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सरकारी सेवाएं रहे
लेकिन जिसको सुविधा है एवेल करने वाला उसके लिए वो अपना व्यवस्था है। चलिए हम निजीकरण के मुद्दे पर सनाउल्लाह जी से लेंगे, इनका क्या कहना है। हमारे भाजपा युवा मोर्चा के साथियों भी बोल रहे थे कि निजीकरण होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, आज बिल्कुल अभी बोल रहे थे भाई हमारे, निजीकरण होना चाहिए, निजीकरण का फ़ायदा भी गिनवा रहे थे। अब हम भी 2-4 फ़ायदा बताना चाहेंगे। जैसे निजीकरण का फ़ायदा ये है कि जो है क्या नाम है, आप जाइए प्लेटफॉर्म पे जाइए, पहले 2 का प्लेटफॉर्म टिकट जो है 50 रुपये का हो गया है। आप जो निजीकरण का मामला ट्रेन रेलवे का देखिए, आप रेलवे की बात कीजिए, रेलवे में क्या है कि जो टिकट जो है हम लोग जाते थे यहाँ सिवान से नई दिल्ली जाते थे तो 337 रुपये टिकट लगता था। 337 रुपये, बिल्कुल मैं करेक्ट हूँ, 337 रुपये लगता था। आज के डेट में हालात ये है कि 1200 रुपये में भी जो है ये स्लीपर क्लास का आपको नहीं मिल सकता। निजीकरण देश हित में नहीं है। बिल्कुल, वहीं से आप क्या कहते हैं? निजीकरण देश हित में नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, शायद उनको मालूम नहीं है निजीकरण की बात। सर मैं बता रहा हूँ कि ब्रिटेन में इसी तरह रेलवे जो निजीकरण हुआ था फिर उसको राष्ट्रीयकरण किया गया। उनको शायद मालूम नहीं है कि निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटेशन कारण क्या होता है, निजीकरण क्या अर्थ क्या होता है, ये शायद उनको मालूम नहीं है। जब टाटा बिरला डालमिया अंबानी के हाथों में चले जाएगा तब उनको आँख खुलेगा, आँख के पर्दा उठेगा, करे सारा ये तो हम लोग फंस गए। जिस तरह NRC और NPR लागू हो गया था असम में, तब उनको पता चला जब ऊपर राष्ट्रपति नहीं अपना दे रहे थे, पहचान नहीं बता रहे थे और वो नहीं बता रहे थे, कहा वहाँ का कर्नल नहीं बता रहा था, तब वहाँ का पूछेगा, वहाँ का हालात लोग जाने। तब ये भारत में इस बात का मुद्दा उठा और यूनो में भी इसका खिलाफ उठा और क्या बोलते हैं, और हमारा एक नो स्टेट NRC और NPR के और CA के खिलाफ में गया। तो मैं पूछना था तो तब 11 भी स्टेट, हाँ 9 को स्टेट तब खिलाफत है। मनमोहन सरकार थी, क्या मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तब नीतीश कुमार, ये तो उनके कठपुतली बने हैं, सामंतवाद और पूंजीपतियों के जाकर गोद में बच गए। राजकुमार जी, विगत विधानसभा चुनाव में सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट NDA गठबंधन को मिली थी और बाकी सीटों पर वो इनको शिकस्त मिली थी। इसको आप किस रूप में देखिए हम ये तो बिहार से जनता ने नकार दी है, उन्हें मिलने नहीं जा रहा। देखिए सिवान में एक सीट पर विजयी हुए थे और बाकी जो 7 सीटें थी वो भाजपा ने लूज किया था। इस बार आपको क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? इस आगे नहीं असर नहीं पड़ेगा। ये जनता के अब मूव हो गई है और वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मूड बना रखा। चलिए क्या आप नवल जी से हम सवाल लेंगे। नवल जी, आपका क्या कहना है इस बार? पिछला जो परिणाम था भाजपा, अगर हम सिवान के विधानसभाओं की बात करें, देखिए पिछला अलायंस जो काम किया उनके साथ गठबंधन कर लिया तो वो उस परिस्थिति का चुनाव का असर और आज अंतर है, दोनों की तुलना नहीं कर सकते आप। लेकिन आज सर्वे हुआ है उसमें आज भी बढ़त NDA को 2/3 दिखा रहा है। वो बोलने वाले बोलते रहे, क्या अंतर पड़ता है? आपको बताइए कि 7 साल से 2 रुपये और 3 रुपये किलो चावल गेहूं लगातार ये सरकार दे रही है। अभी 6 महीना से फ्री में लोगों को अनाज दे रही है। ये लोग करेंगे क्या? ये रोजगार ला देंगे, चरवाहा कॉलेज खोलवाएंगे। कितना रोजगार था तो काहे चले गए? आपको बताइए कि 30 सीट है, 30 स्टेट है, कितने स्टेट में है? एक स्टेट इनका जाते जा रहा है, दावा कर रहे हैं बेकार। ये काम करने की सरकार है। नीतीश जी काम करते हैं, काम के बल पर वोट मांगते हैं, बकवास नहीं करते। तो नीतीश जी ने जो पिछले 15 साल में काम किए हैं उसमें आपको कहीं से कोई कमी नहीं लगती है? देखिए क्लियर बात है कि मतलब कि हम काम करते हैं, जो काम करते हैं उसे अपेक्षा रहता है और बढ़ता है ना। जो नहीं किया उससे क्या अपेक्षा है? और ये निरंतर चुनाव में आप रिजल्ट के अनुसार देखते आए हैं। इस बार क्या आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं ये सिवान के 8 विधानसभा की सीटों पर कैसा परिणाम रहेगा? अभी तो सीट का पहले मतलब क्लियर हो जाए कि कौन की, मतलब चुनाव तो डिक्लेयर हो गया ना सर। चुनाव डिक्लेयर हो गया है तो आपको रिजल्ट भी तो कहे कि मैंने 2/3 मिल रहा है। अब सिवान को अकेले काहे पूछ रहे हैं? यहाँ पर कैंडिडेट जब मिल जाएगा कौन यहाँ से किस तरह से लड़ रहा है फिर उस पर तो व्यासदेव जी के बारे में क्या सोचते हैं कि 15 साल से विधायक हैं, उनके काम को कैसे आंकते हैं? हम तो अच्छा आंकते हैं। विधायक जी के समय में
ग्राम पंचायत में जाइए, ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं हो जहाँ उनके द्वारा से विकास का कार्य नहीं हुआ है। कुछ काम गिनाइए, कुछ काम गिनाइए। रोड बनवाए हैं, अलग अलग जगह पर रोड बनवाए हैं। सिवान में पीएचसी सेंटर खुलवाए हैं हेल्थ के लिए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया? वहीं पीएचसी सेंटर खोलाया। कहाँ पर? अधिकतर ग्राम पंचायतों में पहले काम नहीं करता था और उनके रीजन में काम किया। तो यानी कि पीएचसी सेंटर जो खुले हैं वो व्यासदेव प्रसाद जी द्वारा किए गए हैं। हाँ, उनके रीजन में कुछ खुले हैं। क्या इन्होंने इसकी अनुशंसा की थी? हाँ। पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटें लूज किया था आप लोगों ने, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए भैया, उस समय था कि काम किए नीतीश कुमार और उनके नाम पर महागठबंधन ने सरकार बनाई, अपने नाम पर नहीं। उनको जो भी सीटें मिली नीतीश कुमार के नाम पर मिली, अपने चेहरे पे नहीं मिली। चेहरा ने कोई नहीं था बीजेपी के पास, लेकिन अभी है कि नीतीश कुमार चेहरा है। नीतीश कुमार ने काम किया है जमीनी स्तर तक। आप देख रहे हैं हर जगह नाली, सड़क सब कुछ बन रहा है। पूरे सिवान जिले में घूमिएगा, हर जगह निर्माण होता हुआ दिखेगा। इस बार निर्माण कार्य बरसात में, बात हो रही थी कि बरसात में कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से निर्माण पर रोक थी, इसलिए कहीं निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे हर जगह निर्माण कार्य हो रहे हैं, नल जल से लेकर के हर तरह का। और इस बार मुझे आशा है कि जितनी सीटें आई थी, एक सीट की बात कर रहे हैं ना आप सिवान में, पिछली बार आई थी, लेकिन इस बार 8 का 8 हम लोग जीतेंगे। कहने का हवा बहुत था। कमल छाप रुआ काहे ऐसा लगता है? विकास की गति जो चल रही है, विकास की गंगा जो बह रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही है? क्या गंगा बह रही है? हाँ? हर जगह जो कार्य चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है? मैंने रोड के निर्माण की बात चल रही है, शिक्षा की बात चल रही है, स्वास्थ्य की बात चल रही है। हॉस्पिटल में 15 साल पहले इतना कहाँ था? लेकिन अभी तो सदर अस्पताल बहुत लचर स्थिति में है। वहाँ की खबरें अच्छी नहीं मिलती हैं। वहाँ बहुत बेसिक चीज़ें अवेलेबल नहीं है, सीरिंज तक अवेलेबल नहीं रहता है, मरीज परेशान होते हैं। अच्छा, पहले की अपेक्षा है कि नहीं है? आईसीयू वगैरह पहले नहीं था, जाके देखिए इस समय आईसीयू वगैरह व्यवस्था नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो हैं, किए कि नहीं किए हैं? अल्ट्रासाउंड नहीं होता 1 साल से। अल्ट्रासाउंड देखिए टेक्निकल चीज़ है, तो फॉल्ट हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन त्रुटियां आ सकती है, लेकिन उसको हम लोग सुधारेंगे। चलिए, नीतीश जी राजद के साथ लड़े, जनादेश राजद गठ बीजेपी के खिलाफ गया, उसके बाद फिर गठबंधन हो जाता है भाजपा से, तो ये क्या जनादेश का अपमान है? 2010 के चुनाव में जदयू और भाजपा साथ लड़े थे तो उनका गठबंधन जीता था, और उसमें अगर 2.5 साल बच गया था तो इनके साथ चले गए। फिर दूसरा जो आया है, इसमें का इनके साथ रह करके 2.5 साल जो था उनका दे करके फिर इधर आ गए, बराबर हो गया। ये बराबर हो गया। आप सवाल कीजिएगा और जवाब अपने मर्जी से हम देंगे। आप ग्रहण करेगी जनता, और आप काहे के लिए बीच में? आप आईना है, आईना बने रहिए। आप आईना है, आईना बने रहिए। आप हिसाब पूछ रहे थे, हिसाब बता दिए। अब ग्रहण करने वाला करेगा नहीं करेगा। मतलब ये जो जनादेश का अपमान नहीं था, ये जनादेश आप भी बताइए ना कि 2.5 साल पहले कैसे खा लिए। चलिए मान लिया कि वो गलत है, एक ना गलत सही कहाँ है, बराबर हो गया, बराबर हो गया। क्या ये सरकार की अवसरवादिता नहीं है? देखिए, राजनीति में अवसरवादिता और नैतिकता है ना, उसकी एक सीमा है ना। एक में खोजिएगा, दूसरे में नहीं खोजिएगा तो चलेगा? चलिए, राजनीति में अवसरवादिता की एक सीमा होती है, क्या कहेंगे पप्पू जी? कहा कि राजनीति वैसे ही करते थे। राजनीतिकर्ताओं का कोई घर नहीं होता है, एक ऐसी औरत है जिसका सवर नहीं होता है। उसी तरह का राजनीति बीजेपी सरकार करती है। कभी तुझे अचानक देखा, नसीब तेरे साथ साथ था, गैरों के हाथ में तेरा हाथ था। आज के राजद के साथ में साथ मिलाते थे, अकल बीजेपी के जाके गोद में बैठ गए। यही इनकी सरकार है, यही सुशासन बाबू की सरकार है, यही बीजेपी सरकार है। वो पढ़े कि निजीकरण क्या होता है। जब ब्रिटेन में रेल विभाग को निजीकरण कर दिया गया ना, तो फिर उसको राष्ट्रीयकरण किया गया। उनको नहीं मालूम है, और ये कह रहे हैं कि हमारी पूर्व बहुमत सरकार आएगी। उसी तरह मोदी जी गए थे कहाँ?
वहाँ क्या बद्रीनाथ और कहे कि 303 सीट आ जाएगा और उनको आ गया। आप ईवीएम से ईवीएम से क्यों कराते हैं? आप चुनाव करा ईवीएम पे सिवान का एमएलए कैसा होना चाहिए? हम बोलते हैं कि सिवान के एमएलए हो चाहे एमपी हो, सदन में जाकर बोले, आंखों में आंखें दिखा कर बोले। ये लोग लव लेटर ले जाके अब बोल के जो स्कूल में नहीं होता है, जो टीचर के जो बच्चा सुना कर जल्दी से बढ़ जाता है, ऐसा ये लोग काम आज बोलते हैं। सिवान के संसद जाते सदन में आवाज़ उठाती है कि सूता मिल को बचाइए, तो युवाओं के लिए अब बयान पहले वो टूट जाता है। बताओ कितना दुर्भाग्य के बात है। ये क्या लोग करिए लोग विकास कर ले। 15 साल ये कहले 15 साल ऑस्ट्रेलिया रहे क्यों ना जीता था? आज जीता तक ना। 15 साल लोग पावे के ऊपर गाड़ी ना रहे, साइकिल ना रहे, खाए के ना 2 रुपये आलू मिलत रहे, 1500 टाली होता रहे, बालू मिलत रहे। आज बाबू 7,500 5,000 मिलत है टाली, बालू गिट्टी काची महंगाई नहीं खबर 10 गुना 1000 गुना महंगा हो गई बा। पहले ही सन थोड़ी बा, पहले सब का ना लोग कहीं खा कर सूझ जाए थी और भाई भाई में पटत नहीं के, एक दूसरे का दुश्मनी हो जाता। सिवान में जो राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, आने वाले नवंबर के 10 तारीख को ये बात पता चल जाएगी, ये मंजर आम पर आ जाएगा। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेंगे। सिवान के अलग अलग विधानसभाओं में जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए समय सिवान।